हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह सुपर यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जो है जीके पढ़ रहे थे इस सेशन के अंदर, और जीके में भी हमारे ज्योग्राफी का सेशन चल रहा था। ज्योग्राफी में हमने वर्ल्ड भूगोल चला रखा है। उसमें सबसे पहले हमने ब्रह्मांड वगैरह पढ़ा। ब्रह्मांड के बारे में हमने ग्रहों के अध्ययन किए। ग्रहों के बाद में फिर हमने अर्थ का अध्ययन किया। अभी अर्थ का अध्ययन शायद हम कल करने वाले हैं। और वहाँ उसके बाद में फिर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले बेटी हमने ज्वालामुखी वगैरह पढ़ा। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है वो है भूकंप। तो हेडिंग लगाओ आप लोग, भूकंप। क्या हेडिंग लगाएंगे? भूकंप। तो देखिए, जहाँ पर भी हमें पृथ्वी में कंपन या दोलन दिखाई देने लगता है या पृथ्वी का कंपन ही भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। बेटी ध्यान दें थोड़ा सा, ये जो भूकंप होता है ये पृथ्वी के केंद्र से निकल के आता है। चलो थोड़ा सा पृथ्वी का केंद्र ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये आपका पृथ्वी का केंद्र है और यहाँ से आप लोग इससे परिचित हो गए हैं। ये जो यहाँ पर ये जो होता था, ये अपना मेंटल, ये अपनी कोर। अच्छी तरीक़ा से फिर दोबारा से रिवाइज कर लेंगे सही बच्चे। और इसको भी हमने दो भागों में बांट रखा था, अच्छी बात है सा। और इसको भी हमने दो भागों में बांट रखा था और इसको भी हमने दो भागों में बांट रखा था। तो ये होता है पृथ्वी का केंद्र बिंदु। इस केंद्र बिंदु को हम लोग कहते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र। इसको हम क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र। इसको बोलते हैं सबसे पहले उद्गम केंद्र। और यहाँ ये हमें भूकंपीय तरंगें महसूस होती हैं। ये जो भूकंपीय तरंगें हमें महसूस होती हैं, इस स्थान को सबसे पहले जहाँ में महसूस होती है उसको कहते हैं अभिकेंद्र। क्या कहते हैं उसको? अभिकेंद्र कहते हैं। इसको बेटी हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्र कहते हैं इसी को हम लोग। तो ये यहाँ से तरंगें जाती हैं और फिर वापस कन्वर्ट होके जो है दूसरे रूप में चली जाती हैं। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये भूकंपीय तरंगें हमारी इस फॉर्म में गई और इस फॉर्म में वापस कंडीशन से। अब देखिए इन चीज़ों के बारे में, इसको और थोड़े से एक डायग्राम के द्वारा दर्शा लेते हैं। जैसे कि ये हमारा उद्गम केंद्र रहा, क्लियर? इस तरीक़ा से, यहाँ से इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से ये हमारी भूकंपीय तरंगें हो जाती हैं और ये हमारा पृथ्वी का केंद्र होता है। क्या होता है? पृथ्वी का केंद्र हो जाता है और ये पृथ्वी के चारों ओर हो जाती है। इसको बोलते हैं अभिकेंद्र, इसको कहते हैं मूल केंद्र। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट में नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, भूकंपीय तरंगें, भूकंप क्यों बनता है? तो बेटी जो प्लेट, जो टेक्टोनिक जो रिलेशन चल रहा है, जो प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत चल रहा है, उनकी वजह से भूकंप का कारण बनता है। तो देखिए और भी बहुत सारे कारण हैं, हम लोगों के द्वारा भी बहुत सारे कारण हैं। मनुष्यों के द्वारा भी वन वगैरह को काटा जा रहा है तो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, तो पृथ्वी के टेम्परेचर में अंतर आ रहा है। क्योंकि ये चीज़ हम लोग जानते हैं, ये सॉलिड स्थान है। कैसा स्थान है? ये सॉलिड है। ये कैसा है? द्रव 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 है। जबकि ये सॉलिड है। ये चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए थोड़ा सा गहराई से समझते हैं चीज़ों को। तो बेटी जब भूकंप होता है, पृथ्वी का कंपन करना ही भूकंप कहलाता है। अब जो है इसकी पहचान जो होती है वो तरंगों के हिसाब से होती है। तो भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की हो जाती हैं। कितने प्रकार की हो जाती हैं छोटे? तीन प्रकार की भूकंपीय तरंगें हो जाती हैं। पहली होती है बेटी पी तरंगें। कौन सी तरंगें हैं? हेडिंग लगाओ, पी तरंगें। तो देखिए पी तरंगें किन्हें कहते हैं? पी तरंगें, इनको हम प्राथमिक तरंगें भी बोलते हैं। इनको हम प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक तरंग भी इसी को बोलते हैं हम लोग। क्योंकि ये तरंगें काफ़ी पहले उठती हैं, यहाँ से मूल बिंदु से उठती हैं, इसके लिए इनको हम प्राकृतिक जो है प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। इनकी जो चाल होती है, इनकी जो चाल होती है वो होती है 6 से 6 किलोमीटर प्रति आवर्स से 8 किलोमीटर प्रति आवर्स इनकी चाल होती है। क्या होती है बेटी? इनकी स्पीड होती है। सा स्पीड कितनी होती है इन लोगों की?
6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर प्रति आवर्स तक इनकी क्या होती है, गति होती है। इस बात को आप याद रखिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट इनके बारे में ये कहता है कि ये जो तरंगें होती हैं, ये जो तरंगें होती हैं तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं। ये जो तरंगें हैं ठोस, द्रव और गैस से गुजर सकती हैं, से गुजर सकती हैं। इसलिए इनको हम अनुदैर्घ्य तरंग भी बोलते हैं। कैसी तरंगें बोलते हैं इनको, अनुदैर्घ्य तरंगें भी हम इनको बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं हम, अनुदैर्घ्य तरंग। कैसी तरंगें ये, अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। कैसी तरंगें ये अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। तो एग्जामर पूछता है डायरेक्ट में कि जो पी तरंगें होती हैं वो कौन सी तरंगें होती हैं, तो अनुदैर्घ्य बेटी ध्वनि तरंगें होती हैं। ये जो तरंगें होती हैं, ये जो तरंगें होती हैं ये ध्वनि में भी पाई जाती हैं। इस बात को भी आप यहीं पे नोट करके चलो। तो ध्वनि के अंदर जो भी तरंगें होती हैं उन्हें हम अनुदैर्घ्य तरंग का ही एग्जाम्पल होता है ध्वनि। जबकि जो लाइट होता है, प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ का होता है। अनुप्रस्थ को ही बताएंगे भी आपको, जाके थोड़ा सा भी आगे ध्यान दो। तो इन चीज़ों के बारे में भी आप याद रखना। एक चीज़ और होती है कि धरातल पर सबसे पहले जो पहुंचती हैं, ये भी क्वेश्चन यहीं से बनता है कि धरातल पर सबसे पहले कौन सी तरंगें पहुंचती हैं, सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगें कौन सी हैं भैया, ये हैं तुम्हारी पी तरंगें। कौन सी तरंगें छोटे, पी तरंगें। इनको बेटी पहले महसूस किया जाता है, यहीं से लिख लो, महसूस किया जाता है। सबसे पहले महसूस की जाती हैं। क्या की जाती हैं, सबसे पहले महसूस की जाती हैं। इस बात को भी आप अलग से याद रखना। और इनकी जो गति होती है, इनकी जो छोटे जो गति होती है, इनकी जो गति होती है वो सॉलिड के अंदर, जो ठोस के अंदर इनकी जो गति है वो ज़्यादा होती है। क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यानी कि जो पी तरंगें होती हैं उनकी गति ठोस में ज़्यादा होती है और लिक्विड और गैस में थोड़ी सी कम होती है। इस बात को भी आप याद रखना बेटी, छाप के रखना इस बात को भी। आगे चलते हैं छोटे, एस तरंगें। कौन सी तरंगें, एस तरंगें पढ़ते हैं अब। तो बेटी एस तरंगें हेडिंग लगाओ। कौन सी तरंगें हेडिंग लगाएंगे, एस तरंगें। कौन सी तरंगें, एस तरंगें। अब देखिए, इनको हम द्वितीयक तरंग भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंग भी इन्हीं को बोलते हैं हम लोग। और जो है ये जो तरंगें होती हैं अपने आप में एक जो है वो होती है अनुप्रस्थ। कैसी होती है ये अनुप्रस्थ होती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। चलो सा अच्छी बात है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो तरंगें होती हैं ये सबसे जो है ठोस, और ये जो है ठोस में चल सकती है, जल में नहीं चल सकती है। इस बात को भी आप लिख लो कि ये जो तरंगें हैं ये केवल ठोस में चल सकती हैं। किस में चल सकती हैं, ठोस में। ये जो तरंगें हैं ठोस में चल सकती हैं, ठोस में चल सकती हैं। इस बात को भी आप अलग से याद रखना। ये जल वगैरह में बेटी नहीं उठ पाती हैं, तो इसकी वजह से ये समुद्र वगैरह, महासागर वगैरह में कम देखने के लिए मिल जाती हैं। इसकी वजह से ये जो है ना महासागर वगैरह में ये क्वेश्चन कई बार आते हैं कि महासागरों में जो ऐस तरंगें, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वो कम आती हैं। तो इसका कारण यही आता है कि ये सॉलिड में और जो है जल में बिल्कुल भी नहीं चल पाती हैं, ठीक है ना, लुप्त हो जाती हैं। तो याद रखेंगे। एक चीज़ और आती है कि इनकी जो गति होती है वो होती है 5 किलोमीटर प्रति आवर्स से 6 किलोमीटर प्रति आवर्स। इनकी क्या होती है छोटे, स्पीड होती है साहब। क्या होती है, स्पीड होती है। अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब हेडिंग डालो, एल तरंगें। कौन सी तरंगें, एल तरंगें। देखो भैया,
एल तरंगों को हम लव वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं लव वेव्स। क्या बोलते हैं इनको? लव वेव्स, क्योंकि इनकी खोज एक लव नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसकी वजह से इसका नाम लव तरंगें पड़ गया। ये सबसे लंबी तरंगें होती हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस नोट करो। ये जो तरंगें होती हैं सबसे बड़ी तरंगें होती हैं, सबसे लंबी होती हैं, यानी कि ज़्यादा दूरी तय करती है ये, है ना। इस बात को भी याद रखना, ये ज़्यादा डिस्टेंस तैयार करती हैं। क्या करती हैं ये भ्रमण ज़्यादा करती हैं, ठीक है ना। और सर्वाधिक जो विनाश होता है, ये विनाशकारी तरंगें भी यही होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं ये? विनाशकारी तरंगें भी यही होती हैं, ठीक है ना। विनाशकारी तरंगें भी यही होती हैं। और एक और बात इसके बारे में, ये जो होती हैं ये धरातलीय तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं? धरातलीय तरंगें भी इन्हीं को कहते हैं। धरातलीय तरंगें यही होती हैं, क्योंकि बेटी ये धरातल पर विनाश करती हैं। क्या करती हैं छोटे? ये विनाश करती हैं। और इनका जो वेग है वो छोटे बहुत ही कम है। इसको भी लिख लेते हैं, तो ये हो जाता है 2 से 4, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो ऐसे लिख लो इसको 3 से, आप लोग वैसे ऐसा करो 2.5 से 3.5 किलोमीटर प्रति आवर्स इनकी क्या होती है छोटे? स्पीड होती है। क्या होती है इनकी स्पीड? ये वाली हो जाती है। अब इतनी ही सी बातें हैं इनके पीछे, और थोड़ा सा बेटा इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। जैसे कि भूकंप जो मापी होता है, जो भूकंप को मापा जाता है, तो उसको कहते हैं बेटी सिस्मोग्राफ। तो आपको यहाँ लिखना है कि सिस्मोग्राफ। तो इससे क्या मापा जाता है? इससे भैया भूकंप मापा जाता है। क्या मापा जाता है? भूकंप मापी है ये। क्या बेटी? ये भूकंप मापी है। बेटी अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्टर पैमाना अलग होता है और सिस्मोग्राफ अपने आप में अलग होता है। ऐसे ही करके सभी चीज़ें ये भूकंपीय तरंगों को मापता है। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या करता है? भूकंप मापी, तो ये किसको मापता है? तरंगों को मापता है। ऐसे लिख दो इसको, तरंगों को मापने वाला, ऐसे लिख दो, है ना। ये अच्छा रहेगा कि कितनी तरंगें आ रही हैं, कितनी गति से आ रही हैं ना, इस बात को आप पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है बेटा सिस्मोलॉजी। कौन सी लॉजी? ये लहरों का जो अध्ययन किया जाता है। किसका? सिस्मोलॉजी। मैं यहां लिख देता हूं सिस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ सिस्मोलॉजी। तो ये छोटे किया जाता है जो लहरें हैं ना इसके अंदर। किसके अंदर? भूकंप के अंदर। तो भूकंपीय लहरों का अध्ययन, ये ऐसे ही डॉक्टर क्वेश्चन आता है, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा लहरों का अध्ययन। यहाँ तरंगों का है, तरंगों को मापते हैं, यहाँ अध्ययन कहलाता है। तो लहरों का अध्ययन, स्टडी ऑफ जो है वेव्स, तो क्या है? सिस्मोलॉजी। तो लहरों का अध्ययन यहाँ से हो जाएगा। एक छोटे हो जाता है रिएक्टर पैमाना। कौन सा हो जाता है बेटी? रिएक्टर पैमाना। कौन सा पैमाना है? रिएक्टर पैमाना। ये जो रिएक्टर पैमाना है ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। किसको मापता है ये बेटी? तीव्रता को मापता है। ये तीव्रता ऐसे करके एक ये स्लेट होती है और इस पर 0 से लेकर 10 तक अंक होते हैं। वैसे 9 तक होते हैं लेकिन उसको 10 ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो 10 तक लिख लेते हैं यहाँ से, है ना। तो ये जो एक अंक है, एक अंक दूसरे अंक का एक दूसरे को कितना गुना प्रदर्शित करता है? 10 गुनी तीव्रता अधिक देता है। इस बात को भी आप अलग से याद करके रखना कि जो रिएक्टर पैमाना है, एक जो अंक है दूसरा अंक जो है उसका 10 गुना अधिक जो है उसको दर्शाता है। इसकी खोज बेटी 1945 में, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। चार्ल्स फ्रांसिस, क्या नाम था उनका? चार्ल्स फ्रांसिस। चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर भाई साहब ने 1945 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में छोटे? 1945 ईस्वी में क्या की थी? इसकी खोज की थी भैया। क्या की थी छोटे? खोज की थी, ईस्वी में खोज की थी। तो ये बंदा क्या बताता है? रिएक्टर पैमाना है, ये तीव्रता को बताता है भूकंप की को। इसका एक खाना जो है एक का 10 गुना होता है
और इसमें टोटल खाने 10 होते हैं। इसकी खोज चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने की थी 1945 के अंदर। ये बंदा यूएसए वगैरह का था। एक होता है बेटी मरकेली पैमाना, कौन सा हो जाता है छोटे, इसको तो लिख, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। मरकेली पैमाना, इससे छोटे वो मापा जाता है जो क्षति हो जाती है। मरकेली स्केल, इससे मापा जाता है भूकंप की क्षति को, कि भैया कितनी क्षति हुई है अब तक। तो ये वाले क्वेश्चंस आते रहते हैं प्राय एग्जाम में। छोटे 3 बातें और लिखनी है तुझे कि जो प्रशांत महासागर होता है, इसमें बेटी स्टार करके अलग से लिख ले, यहां पर अलग से लिख लेते हैं इसको, कि फैक्ट्स बना के इसको अलग से नोट कर लेते हैं। प्रशांत महासागर भूकंप जो है सर्वाधिक आता है। इस बात को बेटी ऐसे अलग से फैक्ट बना के रखना, ठीक है ना। अब देखिए 2-3 बातें और बेटी, 2-3 बातें याद रखनी है हम लोगों को, बहुत डिटेल से पढ़ना है इन चीज़ों को। कि घटना थी तेरी 22 जो है दिसंबर 1960 की। कब की है? 1960। ये घटना थी 22 मई 1960 की। तो बेटी सबसे ज़्यादा जो भूकंप मापा गया था उसकी है वालडिविया, चिली। कौन सा स्थान है? वालडिविया स्थान है एक, जो कि चिली में स्थित है। कहाँ पर है बेटी ये? वालडिविया, ये चिली में स्थान है एक। किसमें है? चिली में है। और इसको अब तक 9.4 के करीब की तीव्रता का भूकंप मापा गया अब तक। इस बात को आप याद रखना, ये सर्वाधिक है। ये क्या अपने आप में, ये अपने आप में अब तक आए हुए भूकंपों में से क्या है? सर्वाधिक की लिस्ट में आता है। सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप है, ये याद रखना। कुछ बुकों में तुम्हें 9.5 भी लिखा हुआ आएगा, तो इसके पीछे तुम ज्यादा मत जाना, ठीक है ना। एक और हो जाती है बेटी मृत्यु का आंकड़ा। ये जो इससे जो भूकंप से जो मृत्यु हुई है सबसे ज्यादा, वो हुई थी छोटे चाइना के अंदर हुई थी। सांगझान स्थान है एक, लेकिन डेट थोड़ी सी देख लेते हैं उसकी। 23 जनवरी 1956। कौन सी जनवरी? 23 जनवरी 1956 में। 56 है, 56 ही सही है। तो बेटी एक स्थान होता है सांगझान। ये स्थान बेटी चाइना में है। कहाँ पर है? ये चाइना में है। इसमें लगभग 82-83 हजार लोग मारे गए। तो मैं तो यही लिखूंगा कि इसके अंदर जो है 83,000 या 82,000 प्लस आदमी मारे गए, यानी कि मृत्यु हो गई लोगों की। किससे? भूकंप से। अब तक का रिकॉर्ड है बेटी। एक क्षति का क्वेश्चन और लिख लेते हैं, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा जो है अब तक की जो क्षति हुई है उसके बारे में एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। इसकी जो क्षति हुई है जापान में हुई है सबसे ज्यादा। ये जो क्षति हुई है 2011 में हुई है। तोहोकू, कौन सा स्थान है? 2011 का तोहोकू। ये जो स्थान है, ये तोहोकू जो स्थान है, ये जापान में है। किस में बेटी? जापान में है। इसमें सबसे ज्यादा क्या हुई है अब तक भूकंपों में से जो क्षति हुई है वो इसी के अंतर्गत हुई है। इसकी जो क्षति है बेटी 235 अरब डॉलर, 235 अरब डॉलर का बेटी इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसकी जो तीव्रता थी, इसकी तीव्रता भी लिख लो, क्योंकि एग्जामर पूछ सकता है इस तीव्रता को। इसकी जो तीव्रता थी वो 9.0 थी, इस बात को याद रखना। तो चलिए छोटे इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर ब्रेन को शट डाउन करेंगे। देखो ध्यान दो, भूकंप है बेटी, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। जियोग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं, ज्वालामुखी पढ़ा अच्छी तरीका से, भूकंप पढ़ रहे हैं, ग्रह बहुत अच्छी तरीका से पढ़ रखा है बेटी। थोड़ा सा पढ़ के देखा करो इन चीज़ों को, थोड़ा सा हटके ही पढ़ाया जा रहा है। देखा जाए तो चीज़ों को बड़े लेवल से छोटे समय में ज़्यादा चीज़ों को समझाया जा रहा है। और रही बात भैया तुम लोगों की फीलिंग्स, अब वापस आओ बेटी। तो ये जो भूकंप वगैरह है ये उद्गम स्थल होता है
इसको जो है हम उद्गम केंद्र कहते हैं, जो कि पृथ्वी का केंद्र होता है। और जहाँ सबसे पहले भूकंपीय केंद्र से जो आती हैं तरंगें, जो पहचान की जाती हैं, उसको बेटी हम अभिकेंद्र कहते हैं, इसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं। ये जो केंद्र से आती हैं ये तरंगें, बढ़िया बात। भूकंप बोले तो पृथ्वी का कंपन करना, इसके लिए बेटी तरंग जिम्मेदार हैं। तो तरंगों के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जैसे कि इसकी 3 तरंगें होती हैं, जैसे कि पी तरंगें। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगें कहते हैं। इनकी गति ठोसों में सर्वाधिक होती है। और ये जो पी तरंगें होती हैं ये 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल सकती हैं। ये तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी तरंगें तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। तो तीनों माध्यमों से छोटे ये वाली गुजर सकती हैं, मैंने तुझे यहाँ लिख दिया है, से गुजर सकती हैं। ये अपने आप में अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह काम करने लग जाती हैं। धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगें भी जो है पी तरंगें होती हैं, जो कि इन्हीं को सबसे पहले महसूस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं चीज़ों को समझने के लिए। एस तरंगें, एस तरंगों को द्वितीयक तरंग कहते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ये ठोसों में चल सकती हैं। ये 5 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की स्पीड से चल सकती हैं। एक और हो जाती है एल तरंग। एल तरंग को लव वेव्स भी बोलते हैं। ये सबसे लंबी होती हैं, ये विनाशकारी होती हैं सर्वाधिक। ये धरातलीय तरंगें होती हैं, इनका वेग सबसे कम होता है। और जो है बाकी इनके बारे में बेटी सिस्मोग्राफ से भूकंप कोई जो तरंगें होती हैं उनको मापने लग जाते हैं। सिस्मोलॉजी से लहरों का अध्ययन यानी भूकंप का अध्ययन करने वाली जो साइंस होती है, अगर किसी को पढ़ना है, अगर ज्योग्राफी भूकंप का अगर पीएचडी वगैरह करनी है तो आप लोग ये सिस्मोलॉजी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं तुम लोगों को। तो रिएक्टर पैमाने पर हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं, जो कि इसमें 0 से लेकर 10 तक अंक होते हैं। इसमें एक अंक एक दूसरे का 10 होने को तीव्रता को डिनोट करता है। इसकी खोज जो है चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने 1945 में कब की थी? 1945 ईस्वी में की थी चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने। बहुत बढ़िया बात। प्रशांत महासागर में भूकंप सर्वाधिक आते हैं। मरकेली पैमाने से हम क्षति को मापते हैं, भूकंप से कितनी क्षति हुई है। जैसे कि 22 मई 1960 को बालडीविया स्थान जो कि चिली में स्थित है, इसकी भूकंप आया था। यहाँ पे इसकी तीव्रता थी 9.4, जो कि अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड किया हुआ भूकंप है। अच्छी बात है ऐसा। फिर उसके बाद देखो क्या होता है। 23 जनवरी 1960 को 23 जनवरी 1960 को सांझझान स्थान जो कि चीन में स्थित है, यहाँ 82,000 से प्लस लोगों की मौत हो गई। किससे? छोटे भूकंप से भैया। किससे? छोटे भूकंप से। 2011 में और थोड़े से एक प्लस हो जाते और अच्छी बात है। 2011 में तोहोकू स्थान जो कि जापान का स्थान है, इसमें छोटे सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी पैसे के मामले में। जान नुकसान जो ज़्यादा हुआ था वो छोटे यहाँ हुआ था। 235 अरब डॉलर का यहाँ नुकसान हो गया लगभग। और इसकी तीव्रता जो हो जाती है बेटी वो 9.0 हो जाती है। तो ये तो रही छोटे तेरी भूकंप से संबंधित बातें। तो चलिए भूकंप से इतने क्वेश्चन आते हैं बेटी, और कुछ नहीं पूछा जाता है तुम्हें। तो चलिए आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, शेष बातें कल करेंगे। और हाँ, अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, और कोविड-19 जो योद्धा हैं उनका विशेष करके भैया ख्याल रखो। और जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है गांव-गांव, उसमें तो भैया विशेष योगदान दीजिए। और बेटी थोड़ा सा शेयर वेयर मार दिया करो। लाइक वाइक देने में कोई ऐतराज नहीं होता है, उससे थोड़ा सा ये मोटिवेशन हो जाता है कि चीज़ें सही चल रही हैं, गलत चल रही हैं। अगर भैया गलत चल रही हैं तो उनको सुधारा जाए, अगर सही चल रही हैं तो फिर उनको बढ़ाया जाए। तो ये कन्फर्म नहीं हो पाता है। तो इसकी कन्फर्म करने के लिए तुम लोगों का साथ होता है बेटी, क्यों? सोशल मीडिया पर सब लोगों का साथ ही आगे बढ़ाता है लोगों को। अगर तुम्हें कोई त्रुटि दिखाई दे रही है तो आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़ चुके हैं। उसमें कोई कमी है तो उस कमी को सुधारा जाए, और पढ़ाई में थोड़ा सा और कंटेंट बढ़ाया जाए। तो चलिए इसके लिए मैं बाध्य हूँ, आप इंतज़ार करूँगा कि आप लोग इन चीज़ों पर खरे उतरेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।